तो लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास गबन का द्वितीय अध्याय। दूसरे दिन सवेरे ही रमानाथ ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव बनाती थी, सो उनकी याद में वह उत्सव मनाते थे। रमानाथ को देखकर बोले, आओ जी आओ, रात को क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, अरे आपकी सी सजावट तो ना थी, हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वैश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वैश्याएं ना आने पाएंगी, फिर क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म सर्वनाश हो गया। छी छी, ना जाने कब अकल आएगी। रमानाथ, वैश्याएं ना हो तो झांकी देखने जाए कौन? सब आपकी तरह तो योगी नहीं होते ना। मेरा वश चले तो मैं कानून से यह दुराचार ही बंद करा दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। और यहाँ आया किस लिए हूँ, मगर आज जरा आपको मेरे साथ सर्राफे तक चलना पड़ेगा। यूं तो कई बड़ी बड़ी कोठरियों से मेरा परिचय है, मगर आपके साथ रहने से तो कुछ और ही बात होती है। चलने को तो मैं चला चलूंगा, रमेश ने कहा। विषय में बिल्कुल कोरा हूँ, ना कभी कोई चीज बनवाई और ना खरीदी। तुम्हें क्या लेना है? अजी लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों के नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता हूँ तो मना कर देती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। और क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास है? वादे पर लूंगा। अजी इस फेर में ना पड़ो, जब तक रुपए हाथ में ना हो तो बाजार की तरफ ना मत जाओ। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है। जमाने के लिए तो बहुत से लटके झटके हैं। यूं मैं कहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की लत बहुत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीने में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने सब्र क्यों नहीं कर लेते? कर्ज से बड़ा दूसरा पाप और कुछ नहीं। इससे बड़ी विपत्ति आती है, और जहां तक एक बार धड़का खुल गया तो फिर आए दिन सर्राफ की दुकान के पास खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य का क्या कहना? भविष्य का कुछ भरोसा नहीं है भाई। कर्जा मत लो। गहनों का मरज ना जाने कब किस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। अरे जिन लोगों को भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के किसी भी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं जितनी यहाँ है। अचानक ही रमेश बाबू और रमानाथ में वाद विवाद हो गया, और वाद विवाद में वे शतरंज भी भूल गए। छुट्टी का दिन था, सो 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से वहां से खिसक आया। इस बहस से एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सराफे तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि कभी 3-4 महीने तक अभी वह गहनों का नाम ना लेगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, अरे घंटे आधे घंटे के लिए किसी पुस्तकालय क्यों नहीं चला जाते? गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाए तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद ही शुरू होती है, और वही हमारे जीवन में काम आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद है, और तुम्हें समझा देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो हजारों रुपए जमा कर देता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम्हें ये आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमानाथ ने भी बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, आपसे किसने कहा? जरा उसका नाम तो बताइए, मुझे ना उखाड़ लूं। किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम अब उसकी मूछें उखाड़ लोगे, इसलिए बताऊंगा नहीं। लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल झूठ। बिल्कुल झूठ? जी हाँ, बिल्कुल झूठ। तुम दस्तूरी नहीं लेते? दस्तूरी रिश्वत नहीं, सभी लेते हैं, और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं। मैं किसी से नहीं मांगने चाहता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं। इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती।
दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मोहरे को तो हाथ नहीं पकड़ सकता। 8-8 9-9 रुपए पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम नहीं चल सकता, और मैं खुद ना लूं पर उन्हें तो रोक नहीं सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने न मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमानाथ के मन में आया, साफ कह दें, अपने निष्प्रह बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं। हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक ना पहना सके, या डींग मारना कहाँ तक शोभा देता है, जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमानाथ घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इस पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, तुम इस पर नहीं बिगड़ रहे थे, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। तुमने कहा नहीं? अब आपने कौन सी बड़ी ईमानदारी करके झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे, वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर नहीं तो नहीं, जब देखा यहाँ दाल नहीं गली तो भगत बन गए। अरे यहाँ ऐसे घोगा पसंद नहीं है, बनियों से लपेटने के लिए अकल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया तो लोग सोचने लगते हैं कि बुद्धू है, लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा। किसी तरह तो आंसू पहुंचे। रामेश्वरी, बस बस यही बात बेटा, जिसे लेना आएगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बगाड़ना आता है, और किसी के सामने बात तक मुंह से नहीं निकलती। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमानाथ दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। उस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लग गया। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था। तो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पति देव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। ना किसी के घर जाती हूँ, ना किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शुक मेरी ही जान लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर सब धोखा है और कुछ नहीं। रमानाथ ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाकखाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती होगी कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विवशता दिलाऊं? अगर अपना बस होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी है ले लो। कितनी अपार वेदना है, जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया। उसको आज वह जानता, उस अभिनय का यह फल होगा तो कदाचित इतनी डींगे न मारता। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर भी क्रोध आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं की, क्यों मुझसे पर्दा रखा और अपनी सहेलियों को अपना दुखड़ा रो रही है। बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे, और रमानाथ चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार न कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था, समय से पहले ही उठकर चला गया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमानाथ ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब ना भेजूंगी। क्यों, कल भेज दूंगा। नहीं, मुझे नहीं भेजना। कुछ ऐसी बातें लिख गई जो मुझे ना लिखना चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। अरे जो बुरा है, दगाबाज है, उसकी निंदा होनी चाहिए। तो तुमने क्या चिट्ठियां पढ़ ली? हाँ, ये अक्षम्य अपराध मुझसे हो गया। तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर गिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से ना जाने कैसी कैसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रमानाथ को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा को कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने में एक तरह का अपमान जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं कि हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की ये आदत औरतों में कुछ ज्यादा ही होती है। रामानाथ ने जालपा से आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं होती। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं।
आशा का विलंब भी दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह एक दो चीजें अवश्य बनवा दी होती। मुझसे भूल हुई, तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए और उस वक्त यह ध्यान न रहे कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत दिनों तुम्हें इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने संचित नेत्रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज तो नहीं। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपया आ जाने से अल्ले तल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूल कर भी गहनों का नाम न लूंगी। नाम तो तुमने कभी लिया ही नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम लेने से कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना क्यों डरती हो? रुपए जमा होने के इंतजार में मैं बैठा रहूंगा तो शायद कभी ना जमा हो पाएंगे। इसी तरह लेते लेते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। अच्छा, मगर पहले कोई छोटी सी ही चीज लाना। हाँ, ऐसा ही करूंगा। रमानाथ बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते तो संभवतः मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते, पर वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता। उसकी कर्म निष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था, पर यहाँ किसी को धोखा न था। गंगू ने रमानाथ को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज है, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर कभी कभी दया भी किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमानाथ की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमानाथ को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख को से अभी तक अनुभव ना हुआ था। दुकान पर जाकर पता लगा और बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजरा है महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, अरे यह क्या कहते हैं सरकार, आपकी दुकान है, जो चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते बाबू साहब, ऐसी बात नहीं। धन्यवाद कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार? अभी दिल्ली से हाल ही में माल लाया हूँ। अरे कोई हल्के दामों का हार दिखाई। तो यही कोई 700-800 तक दिखा दूं? अजी नहीं, हद 400 तक का। गंगू बोला, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आए ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल फसल नहीं बाबू साहब, इसकी जरा आप चिंता न कीजिए। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सब एक साथ रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबूजी। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमानाथ की आंखें खुल गई। जी लोटपोट होने लगा। क्या सफाई थी, नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आबताब, उनकी चमक दमक। रमानाथ सोच रखा था कि 100 रुपए से कुछ ज्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में जचता ही ना था और जेब में कुल 300 रुपए थे। सोचा, अगर यह हार ले गया तो जलापा ने पसंद ना किया तो फायदा क्या। ऐसी चीज ले जाऊं जो देखते ही फड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्रमणि रंजित नेत्रों से उसने को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ साहस ना होता। गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ लिया। अरे यह यार हापी के लायक है बाबूजी, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमानाथ के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू को देखने लगा। गंगू ने भी निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का जिक्र ना कीजिए। कहिए तो 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात हुई? हुक्म हो तो एक आधा चीज और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है। गुलाब का फूल खिला हुआ देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल तो दिखाना, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमानाथ ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आप बहुत बातें बना रहे हैं, कहीं उल्टे छुरे मोड़ न लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। अरे ऐसा ना कहिए बाबूजी, आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमानाथ की टकटकी बन गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी 250 रुपये तो कारीगर की सफाई के इनाम है, यह एक चीज है। हाँ है तो बहुत सुंदर भाई, पर ऐसा ना हो कल ही से दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद हो जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा।
गंगू ने दोनों चीजें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमानाथ को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमानाथ के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह उल्लास न था, इसमें एक शंका भी का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर लिए हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता है कहीं घर चलने पर मार ना पड़े। 650 रुपये चुका देने की बात विशेष चिंता नहीं थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती गई। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन लाने। पानी की झरझर में कोई आवाज भी ना सुनी। सूनी गली में आने से वह नाहक पछताने लगा। घर पहुंचा तो दयानाथ हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में ना गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना ही चाहता था कि उन्होंने टोका, अरे इस वक्त कहाँ से आए? रमानाथ ने कुछ जवाब ना दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, अरे तुम तो बिल्कुल भीग गए, कर क्यों ना गए? अरे पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहता तो। यह कहता हुआ रमानाथ ऊपर चला गया। उसने समझा जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी, मानो उसे गहनों की याद ही ना हो, जैसे वह बिल्कुल भूल गई हो कि रमानाथ सर्राफे से आया है। रमानाथ ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करके आ गए। सब लोग भोजन करने बैठे। जालपा ने जब तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा से आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमानाथ चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतूहल से बोला, आज सर्राफे के यहाँ जाना तो व्यर्थ हो गया। हार कहीं तैयार ही नहीं था, बनाने को क्या आया? जालपा का उत्साह, चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी मैं। बनते बनते 5-6 महीने लग तो जाएंगे। अरे नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। अब तो जालपा बोली, जब चाहे दे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह फेर कर लेटने जा ही रही थी कि रमानाथ ने जोर से कहा लगाया। जालपा चौंक पड़ी। समझ गई रमानाथ ने शरारत की है। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो जी, क्या लाए? कैसा चकवा दिया? अरे यह तो मर्दों की आदत होती है, तुमने कौन सी नई बात की? जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमानाथ उसे औची न समझे, लेकिन एक एक अंग खिला जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भ्रम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल में जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की अभिलाषा पूरी हुई। जो बचपन से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बना हुआ था, आज उसकी यह साथ पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो सबसे पहले यह हार उसे दिखाकर कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमानाथ पर तो घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? अरे उन्हें दिखाने के आ जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक कोई चीज ना कहूंगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। अरे रुपए की क्या चिंता करती हूँ, हैं ही कितने। अच्छा जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखिए क्या कहती है। रमानाथ, मगर यह ना कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे कोई निधि मिल गई। आधी रात बीत चुकी थी। रामानंद आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति थी, शांति का माधुर्य और मधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे वह एक दिन पहनकर धन्य मान रही थी। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसकी भांति मंद पड़ गई थी। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दोनों दाना को नीचे फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजा समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में
ऐसा सेवा भाव उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता, जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले तो पान मांगने पर मिलते थे, अब उसे जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत ही न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा जला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर बेगार सी डालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थी, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमानाथ को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमानाथ ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफा को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमानाथ जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठकर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी आइए, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए। रमानाथ का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमानाथ के घर तक जा पहुंचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी वह अपनी संदूकची खोल ही बैठा। रमानाथ ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं लेना, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करते हो? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, अरे बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा, देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं। आखिर रईसों के पास ना जाए तो किसके पास जाए? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी, हमारी भी भाग्य में बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा तो दीजिए, मेरा मन कहता है कि आज आप ही के हाथों बौनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की ना कहो, चीजें अच्छी होंगी, पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी ही बातें कह देते हो, वाह आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर ना कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली। नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थी, ऐसी चमक मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल ना था, लेकिन इन चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुधि ना रही। दोनों केस लिए हुए वह घर आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही ना रही। रामेश्वरी, अरे आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर क्या आने लगती है, ना जाने उन दिनों औरतें कैसी पहनती थी। तुम दोनों चीजें पसंद है तुमको? रमानाथ ने मुस्कुराकर कहा। अरे पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। रामेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी? आह, इस दुखिया के जीवन की कोई साध ही ना पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी ना हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपस्या का आरंभ हुआ। सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गईं। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। उनमें इतना आकर्षण था, उनकी ओर ताकते हुए पर डरती थी कहीं उसका विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम वाम पूछे नहीं, मगर ऊंचे दाम हो गए। लेना तो था नहीं, दाम पूछकर क्या करता? लेना नहीं था तो यहाँ क्यों लाए? जालपा ने कहा। जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमानाथ खिसिया गया। उसमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, तो ले लूं? जालपा, अम्मा लेने को नहीं कहती तो मैं तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। सुनती हैं अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटाइए, जब हाथ में रुपए होंगे तभी बहुत गहने मिलेंगे। रामेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता, उधार भी देगा तो सूद लगा ही लेगा। तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं बोलो मोह और दुविधा में तो पड़ो नहीं। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय कठोर लगी। रमानाथ के मुंह से उसे ऐसी आशा नहीं थी। इनकार करना उसका काम था, रमानाथ को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। रामेश्वरी की और ललायित नेत्रों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के ताकीजे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि रामेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से उसकी साथ पूरी हो जाएगी।
फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर उसे उतारना ही चाहती थी कि रमानाथ ने कहा, जब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक ना पूरी हो सकी वह आज रमानाथ की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी तो बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है। ना जाने रुपए जल्द आए या देर से, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दाम का हुआ तो बेचारा कहाँ से देगा? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे, कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमानाथ का हृदय मात्र प्रेम से विहल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा न कर सकेगा? माता के प्रति उसका भी तो कुछ कर्तव्य है। बोले, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही हो, रमानाथ मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माता यह कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इससे रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ बहू। मुझे जो कुछ पहनना उड़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज यह पसीज गई और कंगन के रुपए दे देंगे। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमानाथ को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माता उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमानाथ ने चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? और ये रिंग, इन्हें क्यों नहीं रख लेती? जाकर दाम तो पूछो। तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब है? रमानाथ ने बाहर दलाल से पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पूछताछ के लिए पहले ही दाम क्यों ना पूछ ले, नहीं तो ये चीजें ले जाने की नौबत क्यों आती? फेरते हुए शर्म आती थी। मगर कुछ भी हो, फेरना तो पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ सिर पर नहीं ले जा सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आका था। दलाल का नाम था चरणदास। बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह ना दिखाऊं, धनी राम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाल अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी, दीजिए या ना दीजिए। तो भाई इन चीजों से तो इस वक्त हमें लेना नहीं है, इन चीजों को। चरणदास, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है? 2 महीने भी माल चल जाए तो इसके दुगने हाथ आ जाए, इससे बढ़कर कौन शौकीन होगा? यह सब रईसों के ही तो पसंद की चीजें हैं, गवार लोग इनकी कदर क्या जाने। अरे 850 बहुत होते हैं भाई, रुपए का मुंह ना देखिए बाबूजी, जब बहू जी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमानाथ को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही पीछे हट जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत ना की, अंदर जाकर बड़ी जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? रामेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ ना बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तोल का कोई हिसाब नहीं रहता, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम मांगती हो? 600 तो कम का नहीं। रमानाथ का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमानाथ ने जालपा को डरा देना चाहा, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर है और संभव है चरणदास इतने पर ही राजी हो जाए। कुछ जेब कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है, कुछ भी हो 600 से ज्यादा का नहीं। और रिंग का अधिक से अधिक 100 रुपए, यहाँ भी चूंकि 150 मांगता है। जट्टू है कोई, हमें इन दामों को में नहीं लेना। रमानाथ की चाल उल्टी पड़ी। जालपा की इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा ना हुआ था। आखिर रमानाथ की आर्थिक दशा तो उससे छिपी ना थी, फिर भी वह 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमानाथ को क्या मालूम था कि जालपा को चौहरी समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, वह यह कि दलाल 600 पर राजी ना हो। बोला, वह 850 से कौड़ी कम ना लेगा तो लौटा दो। मुझे लौटाते शर्म आती है अम्मा, जरा आप ही दलान में चलकर कह दें हमें 700 से ज्यादा नहीं देना, देना हो तो दे, नहीं तो चले जाए। हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बात करने जाऊं? तुम ही क्यों नहीं कर देते, इससे मैं शर्म की क्या बात है? मुझे साफ जवाब देते ना बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। आप बड़े आदमी हैं, रईस है, राजा है, आपके लिए 150 क्या चीज है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। वाह, फिर तो सब काम बन गया। रमानाथ पीछे दुबक गया। जालपा दलान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी, ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? माल बेचने आते हो या लूटने आते हो? 700 रुपये कंगन के मांगते हो? 700 तो उसकी कारीगरी का दाम है हजूर।
अच्छा, तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या इन चीज़ों के 700 लेते हो? बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ें ले जाओ। अरे इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान न फिरता। आपसे झूठ नहीं कहता बाबूजी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नफ़ा है। उसी पैसे में दुकान का भाड़ा बट्टा खाता दस्तूरी दलाली समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। कह दिए ना वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया। फिर बोला, सरकार है तो घाटा, पर आपकी बात टाले नहीं टलती। रुपए कब मिलेंगे? जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया है ना 700, 150 साफ उड़ा लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों ना कहा। वे लोग इस तरह ही ग्राहकों को लूटते हैं। रमानाथ इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा रंग पकड़ा कि उस पर बोझ लद गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लेकर ऊपर चली गई, पर रमानाथ सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा रहा। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं ना लूंगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही हैं। भोजन करके जब वह रमानाथ ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त आ गई। मुफ्त क्यों? रुपए ना देने पड़ेंगे? रुपए तो अम्मा जी देंगी। क्या कुछ कहती थी? उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं, तो रुपए कौन देगा? रमानाथ ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने ये चीजें ले ली। अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती, जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए न थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अभी भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लाया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल दिए, कंगन भी उतार डाले, दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ के बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की यही दशा थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थी। क्यों वह रमानाथ को की ओर ना देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर ना उठाती थी? धर्म संकट में पड़ गई। रमानाथ उसके हाथों से केसों को ले सके, इतना संयम उसमें ना था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने ही विजय पाई। अच्छा रहने दो, अब ले लिया तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। पर अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए ना, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है, ईश्वर मालिक है। और तुरंत नीचे चला गया। इस क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देता। अगर जालपा मोह के झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमानाथ संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमानाथ इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी ना थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक वह मजबूरी के कारण कहीं आ जा ना सकती थी, किंतु अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर क्यों ना मारे घर में पड़ी रहती। वस्त्र आभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी से कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की भी जरूरत ना रही, वह अकेली ही आने जाने लगी। कोई कार्य प्रयोजन की भी कैद नहीं रही। उसके रूप लावण्य, वस्त्र आभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों से उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सुनी रहती। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं ना कहीं जमाव हो जाता। 1-2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती। किसी न किसी के घर फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्ते का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता।
कभी कभी गायें नहीं बुलाई जाती, उनका सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती तो तांगे और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसी के मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते। रमानाथ आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हकीकती क्या थी, उसका मुंह जोता रहता था। जालपा उससे इन झंझटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना सम्मान है, यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बाहर देखकर सब की सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमानाथ को अब तक सिनेमा का शौक ना था। शौक होता भी तो क्या करता, अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, भला क्यों ना जाता। सिनेमा घरों में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले नहीं संकोच हंसती बोलती रहती। उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी अब जादू डाल दी जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमानाथ भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से कम तो ना थी। रूप रंग में वह हेटी नहीं, सज धज से किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमानाथ बहुत शिक्षित ना होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को भी गंगा स्नान कराने ले जाता तो पंडों तक से ना बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता। तुमको जरा भी शर्म नहीं आई अम्मा, बाहर लोग बैठे हैं, तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती, किंतु अवस्था के साथ रमानाथ का यह लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और उत्तेजित करती। जालपा रूपहीन काली कलूटी फुअड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहां की सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो इस शहर में ही जन्मी हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, सो उसे रमानाथ पूरी किए देता था। मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे। भवन में रमानाथ के कितने ही मित्र, कितने ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया और जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा उसके चेहरे पर झलक उठी। सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने ना देंगी। इस तरह डरने से कुछ ना होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए पर्दे की आड़ में बैठी रहे। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिनों दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमानाथ और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी ना देख लें तो क्या, मैं शर्म से गड़ जाऊं। अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर न आएंगे। और जो अम्मा जी देख ले तो। अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलें से ठीक कर दूंगा। 10-5 दिन में ही जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान और वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण है। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय पर निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न होने पर भी उसे स्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमानाथ ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या करती, इनकार करते तो ना बनता था। तो क्या मैं सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। ना, मेरे पास साड़ी नहीं है, जरा देर में 50-60 रुपए खर्च हो जाएंगे, क्या फायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है, इसकी साड़ी तुमने देखी, ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए कि फुर्सत नहीं है, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी बाद में। यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी, जालपा ने कहा। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं। जालपा, क्या जरूरी है कि हम लोग भी इसकी दावत करें। रमानाथ ने ऐसी भद्दी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था।
अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत ना आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी, जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हार की भी तो कमी न थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी ही में सुख ना उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे। बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ भी तो क्या, यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का। साड़ी और घड़ी लाने के लिए उस पर धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया, दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं, 150 से कम की ना होंगी। रमानाथ, 150? इतना फिजूल खर्च मैं नहीं हूं। तो 150 से तो कम में ये चीजें नहीं। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नेत्रों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह कैसी खिल रही है। मेरे रुपए वसूल हो गए। सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए। सच बता दूं, 135 रुपए, 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, ये तो 150 हुए, मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े कहा था। मगर यह सब रुपए अदा कैसे होंगे। उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमानाथ भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा, जरा सुनो। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा। वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ। इन चीजों को लौटाओ, रख लो ना, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ ना लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी, नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुख मंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों को लौटाने के लिए चाहे सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमानाथ छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंद्रभूषण एडवोकेट, हाई कोर्ट। अब रमानाथ को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंद्रभूषण की पत्नी थी। पंडित काशी के नामी वकील थे। रमानाथ ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता। 6 महीने पहले वह कल्पना भी ना कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा, पर जालपा की बदौलत आज यह अनहोनी बात हो गई और वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमानाथ ने सोचा था बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर वहां वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा कोई और न था। रतन उन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई, उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई, अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? जी हाँ, रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ, अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत ना पड़ी। रमानाथ ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वह साफ कह देता कि मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ तो शायद वकील साहब उससे बात करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही ना मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे ना थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूंछ साफ थी, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हो। हाँ, रंग गोरा था जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका। ऊंची नाक, ऊंचा माथा, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी की बात का जवाब देना अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ ना था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण ना था। नाक चपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी रानी लगती। जालपा उसके सामने ऐसी लगती जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए।
रतन जालपा एक मेज पर बैठी, दूसरी मेज पर रमानाथ और वकील साहब। रमानाथ तो मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर ही लेटे हुए थे। रमानाथ ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, आप शुरू कीजिए, मैं आ जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फिर फल खाया, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमानाथ और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हो तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा कि चलो हम बागीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दो, मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमानाथ ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि यहाँ यह विपत्ति उसके सिर पड़ेगी तो आने का नाम ना लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया कि कोई चीज हजम नहीं होती, दूध भी हजम नहीं होता। चाय को लोग ना जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं, और मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन होने लगती है और आंखों से चिंगारियां निकलती हैं। आपने हाजमे की कोई दवा नहीं ली? दवाओं पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं। इन वैद्य डॉक्टरों की ज्यादा बेसमझ इंसान संसार में ना मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्य 2 डॉक्टरों के निदान कभी ना मिलेंगे। लक्षण वही, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय की। बस अनुमान से दवा दी जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी फेरी जाती है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था और उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराते कर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह है? हाँ, अभी 5 बरस हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप ना थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे संतान की लालसा नहीं, लेकिन मेरे पति मेरी दशा को देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊँ। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया। जितना परिश्रम करते बनता है उतना करती हूँ, फिर भी दिन ब दिन मोटी होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते नहीं? नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से तो कभी ऐसा शब्द तक ना निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट हो। पर मैं जानती हूँ उन्हें यह चिंता मारे डालती है। अपना तो कोई बस नहीं। क्या करूँ? मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहूँ रहूँ, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर धर देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की जरूरत क्या है, आराम क्यों नहीं करते, पर इनसे घर पर बैठा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह ही मेरे लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं। हाँ बहन, है तो देवता। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी, देखने में कितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इतना ही हृदय नर्म है। कितने ही अनाथ विधवाओं और गरीबों के महीने बांधे रखे हैं। तुम्हारा ये कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं। वकील साहब को तो गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा ही नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, ना जाने क्या मिला दे। मेरी पत्नी जी के सब गहरे रखे हैं, लेकिन वह अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से मेरा जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है। किसके पास जाऊँ? किसी से परिचय नहीं, और ना मेरा मन चाहता है किसी से मैत्री करूँ। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई। चाहा तो उनसे कि बहनापा जोड़ लूँ, लेकिन आचार विचार देखकर दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर लूटना चाहती थी। मुझसे उधार ले गई और आज तक नहीं दिया। श्रृंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है।
तुम घड़ी आध घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। वाह, इससे अच्छा और क्या होगा, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। क्या जरूरत है, टांगे तो मिलते ही हैं। ना जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर तो रमानाथ जी का जीवन धन्य हो गया होगा। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य तो नहीं, पर घुड़कियां जमाया करते हैं। सच? मुझे तो विश्वास ना आता है। वह भी तो आगे पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे? जालपा, क्यों चरणदास से कहा जाए, ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमानाथ ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के कितने लिए थे? 800 के हैं। कोई हरज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसे ही, इसी नमूने के। हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने में कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है, वह मर जाएगा, पर यह उज्र ना करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी ना दिखाएगा। रुपए की चर्चा को वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमानाथ ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बुरा मालूम होता। वह मन ही मन डर रही थी कि कहीं महाजन यह न कह बैठे, सर्राफ से पूछकर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमानाथ ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपये की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूँ? रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा से तो तांगे से उतरकर चली गई। रमानाथ रमेश बाबू के पास जाकर बोला, आपको आज देर हुई? नहीं, अभी चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमानाथ, जी हाँ, 3 रुपये की चपत पड़ गई। कोई हर्ज नहीं, यह रुपये वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों के से मेलजोल बुरा नहीं, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। जी हाँ, इतवार की चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊँ। जानते हो ना, वकील साहब के भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दे तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन तो करा देना, बाकी सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगे। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानुस तो मैं ला दूंगा। कुर्सियाँ, मेज, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की जरूरत, न मजदूर की। उन्हीं मूसल चंद को भेज दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूँगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी कर दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए, आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना? रमेश, अजी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, ज़रूरी चीज़ों की सूची बना लीजिए। आज ही से दौड़ धूप शुरू होगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगे और शायद वकील साहब भी हैं। यह तो बहुत अच्छा किया, रमेश ने कहा। बहुत से आदमी आ जाते तो बेकार में भीड़ भाड़ हो जाती। हमें तो मेम साहब से काम है। ठल्लुओं को खुशामद करना आता है, बाकियों की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे दिन से ही सामान जमाना शुरू कर दिया। सजावट की अच्छी अच्छी चीजें रमेश बाबू बटोर लाए थे। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक हुए। चीजों के को सलीके से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, इसमें घंटों वाद विवाद होता। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि अचानक एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतन भाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमानाथ को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में न चली आए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता वह बोला, आइए आइए, यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू। लेकिन उन सज्जनों ने हाथ बढ़ाया और ना जगह से हिले, सकपकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर से ही उनको नमस्कार किया और रमानाथ से बोली, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। हाँ जी, कहिए। आपने उस दिन सर्राफ से कह तो दिया होगा? जी हाँ, मैंने कह दिया, बोला है बना रहा हूँ। उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए ना दे सकूंगी, पर मैंने समझा आपको कष्ट होगा, इसलिए रुपए मंगवा लिया। 800 चाहिए थे ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमानाथ चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सब
भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए आत्मा को लेश मात्र संकोच न होता, लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद ना रहा होगा। उस कंगन के तो 600 हैं। आप चाहे तो 800 के बनवा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे वही पसंद है, आप 600 के ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100 रुपए के 6 नोट निकाल दिए। मेरे पास पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर दे आऊं। मेरी आदत है, जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलम्ब से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर में बैठ गई और मोटर हवा हो गई। रमानाथ संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। देखा, रमेश ने कहा। दयानाथ जी आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचाए। रमेश, बात तो ऐसी है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद कर सकती हैं, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुलाकर ला ही सकती हैं। यहाँ तो हम चाहे मर भी जाए तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजनियत देखी नहीं जाती। क्या करे, संतान की ममता है। नहीं तो यही चीज चाहता कि रमानाथ से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग कर ले। आंख फूटी पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा दे देगी। रमेश, महाशय इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है जरूर बिगड़ी हुई है? मगर रमानाथ की को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए हैं। दयानाथ, मुझे तो इसमें गोल गोल मालूम होता है। रमानाथ कहीं उनसे कोई चाल तो ना चल रहा है। इसी समय रमानाथ भीतर से निकल आया। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गए। भौं चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चल रहा हूँ चाल। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ, इतने बिगड़ते क्यों? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। पक्का जलिया ना बना दे तो क्या कहते? आपके दिल में तो ऐसा शुबहा क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ। इसके सिवा आपने मुझ में और कौन सी बुराई देखी है? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमा कर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है और किसी को नहीं। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह ढंग अख्तियार कर लिया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था, मैं इसे छिपाता नहीं। लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत ना बिगड़ने पाए। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, यह किस्सा तो हो चुका। अब यह बताओ, उसने तुम्हें रुपए दिए किस लिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे। ठग लाया हूँ। तुम मुझसे भी शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर लूट ही लाए हो तो मैं भी तुम्हें पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब लूटो, पर आबरू पर आँच ना है। किसी को कानो कान खबर ना हो। ईश्वर से तो डरते हो? अच्छा, कि कोई दलाली वलाली के पैसे हैं? नहीं, उन्होंने वो जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई हैं। तो चलो मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दूं। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव तुम जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए पास ही से खर्च कर दो, पर यही समझेंगे कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर रमानाथ अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहाँ तो सब कुछ तैयारी ही नहीं थी। कुशल यही हुई कि वह कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए दे आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा झेपते हुए बोली, मैंने तो दिल्ली की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल रही। रमानाथ ने अगर 800 रुपए ले लिए होते तो शायद यह उथल पुथल ना होती, वह अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमानाथ ने विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया। वह पछता रही थी, मैं व्यर्थ झूठ बोली। यह मुझे अपने मन में कितना नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी और वकील साहब ना आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमानाथ ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस ना था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलवाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी।
उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को पूरी तरह लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं से मिल गई। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी रमानाथ की को पार्टी की तैयारियों में इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रह जाएंगे और इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 850 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमानाथ खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर जाकर बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमानाथ की टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो गया था, आज कुछ रुपए मिलने की आशा से भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायती ढंग से बोला, बाबू साहब चीजें कितनी बनी और बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह दुकान के तो हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिला। भाई खाली हाथ दुकान आते शर्म आती है। हम उन लोगों में से तो है नहीं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज यह 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोले, बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पिछला हिसाब साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया कि यहाँ से जल्द रुपए वसूल नहीं होने वाले। नतीजा यह हुआ कि रमानाथ रोज तकाजा करता और गंगू रोज बहाना करता। कभी कारीगर बीमार पड़ गया तो कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला गया, कभी उसके लड़के बीमार हो गए। कहते कहते 1 महीना गुजर गया और कंगन ना बने। रतन के तकाजों के डर से रमानाथ ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमानाथ से कहा, वह सुअर नहीं बनाकर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं दे देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया तो कुछ ना पूछो, बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो पेशगी रुपए दे दिए, अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग, एक बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। हाँ, जालपा बोली, और क्या, कभी सुनार देर करते हैं मगर ऐसा नहीं रुपए डकार जाएं और चीज के लिए महीने दौड़ाएं। रमानाथ ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते, मैं हंटर से बात करूं। कहता तो हूं 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढीले डाले हुए हैं, आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूं हील हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया कि बिना आधे रुपए लिए कंगन ना बन सकेंगे, पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमानाथ को मानो गोली लग गई। बोले, महाराज यह तो भलमानसी नहीं, एक महिला की चीज है, उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे अपने रुपए के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू, पर नोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत होता है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 कौन सी बड़ी रकम है? कंगन तैयार है। रमानाथ ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कर दी? अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र तो की होती। गंगू, मैं क्या जानता, आप इतना भी नहीं समझ रहे। रमानाथ निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा को यह सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना भी दुख होता, पर वह अपना कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमानाथ में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं था कि रमानाथ के 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे और वह किफायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों से कम आधे रुपए तो अवश्य ही दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता था। उन सर्राफों को देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वणिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमानाथ ने एक बार फिर सर्राफ का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दे दूं, पर कहीं दाल नहीं लगी। गली बाजार में बेतार की खबरें चला ही करती हैं। रमानाथ को रात भर नींद नहीं आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखाकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वह निहाल हो जाता।
पर अपनी जान पहचान वालों में से उसे कोई ऐसा नजर ना आता। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथ रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो न जाता था। इस समय यदि रमानाथ को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत और मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ जाता। ईश्वर कहीं से तार ही भिजवा दे, कोई ऐसा मित्र ही नजर आ जाए जो उसके नाम पर फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आंख खुल गई। रमानाथ ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा हो। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा। उसे सोता हुआ पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसने धीरे से सिर हिलाकर बोली, अभी तक जाग रहे हो? क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। तो मुझे भी लेते चलोगे ना? तुम्हें परदेश में लिए कहाँ कहाँ फिरूंगा। मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका। तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी नहीं रहा जाएगा। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीत है। तुम्हारे प्रेम पाश में नहीं तो मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो मैं कब का चला जाता। बातें बना रहे हो जी। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो मुझसे पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे कहते क्यों नहीं? जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम कैसा? रमानाथ, यह तुम्हारा भ्रम है जालपा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं कहा। दिल से जाते हो? जी हाँ। यह क्या कहूँगा। अच्छा, मैं तुमसे एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम सच बताना। रमानाथ, यह तो बड़ा बेढप प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगी? मैं तो जानती हूँ। अच्छा बताओ, तुम बतलाओ, मैं भी बतला दूंगी। रमानाथ, मैं तो जानता नहीं, केवल इतना जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रमी हुई हो। जालपा, अच्छा सोचकर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम की भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यहीं सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? मैं बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते तो हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ। रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इसलिए तो पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूँ तुमसे में कोई कमी नहीं है, तुम में कोई दोष नहीं। यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई, लेकिन तुमने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी? ना मेरे पास धन है, ना विद्या, ना रूप। बता दूं, मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। जालपा ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाऊं। जब मैं यहाँ आई थी तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यही पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी ना बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे वैसे ही पर्दा रखते हो। यह तो तुम्हारी केवल शंका है जालपा। मैं दोस्तों से कोई दुराव नहीं करता। और फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देख करके बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमानाथ के जी में एक बार आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा सुनाओ, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जुबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती सर्राफों को रुपए दे जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता हाँ, कुछ ना कुछ हर महीने देता जाता हूँ। पर आज रमानाथ की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया। वह संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने खुद ही पूछा, सर्राफों के तो सभी रुपए अब अदा हुए क्या? नहीं, अब थोड़े बाकी हैं। कितने बाकी हैं? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। तब तो पूरी घटरी है। कहीं तुमने रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? जिस बात को दिल कांप रहा था वही प्रश्न जालपा कर बैठी। उस वक्त यदि रमानाथ ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द भी निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव! रमानाथ ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं
तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों ही? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछ लिया। जालपात थोड़ी देर में सो गई, पर रमानाथ उसी उधेड़बुन में रहा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपया दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस ही ना था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां से कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका ध्यान न आया। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता मैं अच्छा हूं या नहीं। यही दशा इस समय रमानाथ की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा कोई न था। रमानाथ रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मिजान नहीं किया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। आज मिजान किया तो 2,500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2,500 की जगह मिजान 2,000 लिख दूं। रसीद भई की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मिजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार से उसके मन में टिकने ना दिया। इस भय से कि कहीं चित्त चंचल ना हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई फेर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने जो देखा बाबू साहब आज यही है, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पा जाए। रमानाथ ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यह मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी दर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का क्या हर्ज होता है। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आध पाव भी गिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गए। 10-5 रुपए का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी? रमानाथ को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा, आखिर सुबह मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊं तो 10-5 रुपए हाथ आ जाए, फिर तो 6 महीने में यह सारा झगड़ा साफ हो जाएगा। मान लो रोज 5 रुपए मिल जाए तो इतने दिन भर में और मिल जाए तो 500-600 महीने में मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद रजिस्टर में हेर फेर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंग रूट जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा से नहीं घबराता। रमानाथ दफ्तर बंद करके भोजन करने घर ही जाने वाला था कि एक बिसाती का ठेला पहुंचा। रमानाथ ने कहा, लौट कर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिन्नत करनी शुरू कर दी। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमानाथ ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटे में आ गए। अगर 1 महीने यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर ना गया, बाजार से ही भी कुछ ना मंगाया। उसने रुपए भुनाते हुए से 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हो गए। चिराग जले वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत ना आएगी। 9 दिन गुजर गए। रमानाथ रोज दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर आशा पूरी ना होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य ना चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी। 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी नहीं खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आए, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल के दिन का इंतजार था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वह क्या जवाब देगा? दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वह महीने भर के लिए और ना मान जाएगी? इतने दिन वह और ना बोलती तो शायद वह उससे उकरण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उसे चिकनी चुपड़ी बातों से राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो उससे कह दूंगा सराफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमानाथ सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेल आऊं, मगर बादलों को देख रुक गया था। इतने में रतना पहुंची। प्रसन्ना थी, बड़ी ही कठोर मुद्रा थी। आज वह लड़ने को तैयार होकर आई थी और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना से कोसों दूर। जालपा ने कहा, तुम खूब आई, आज मैं जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज बहुत जल्द घर लौटना है, बाबूजी को कल की याद दिलाने के लिए लाई हूँ। रमानाथ उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम गया। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था और बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, मुझे खूब याद है। अब भी सर्राफ की दुकान से ही चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में बहुत समय लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं। मलियत देखिए तो कुछ नहीं, 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी महीने से कम में चीज तैयार ना होगी, पर होगी लाजवाब। जी खुश हो जाएगा।
पर रतन जरा ना पिघली, तिनक कर बोली, अच्छा अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है तो 3 महीने में पूरी ना होगी। आप उसे कह दीजिए मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती हैं, मेरे को जरूरत नहीं। रमानाथ, 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कहा, अब थोड़ी सी कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आज अब मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने बहुत देखे हैं, आपकी दया नहीं चाहिए। इस वक्त में आपकी दया से मेरे पास 3 जोड़े कंगन हैं, पर ऐसी धांधली कहीं मैंने नहीं देखी। धांधली शब्द पर रमानाथ तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कही है। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता? मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी बना देगा। अब आप रुपए मांग रही हैं तो सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। क्यों नहीं लौटाएगा रुपए? इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता फिरेगा? संभव है साल 6 महीने में बिक सके। सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है तो उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए। आपकी यदि सर्राफ से दोस्ती है तो आप को मुबारक हो, नहीं तो आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं पता लगा लूंगी, मैं उसको संभाल लूंगी। रमानाथ अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ले ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर ही इन्हें संतोष आएगा। रतन, अब मैं चीज नहीं लेना चाहती। अच्छी बात है, रमानाथ ने कहा, आपको कल रुपए मिल जाएंगे। कल किस वक्त? दफ्तर से लौटते वक्त ले आऊंगा। रतन, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 देकर टाल दें। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमानाथ मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते लाना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का विशंभर को दिया कि मानिक दास को दिखाकर जवाब ले आए। विशंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। और वे जो घर पे ना मिले? मिलेंगे क्यों नहीं, इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमानाथ ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? जब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर कुछ ना बोली, मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने तो नहीं लगे? शैतान तो हैं जो कहीं रमेश बाबू ने रुपए दे दिए तो। चांदी है, मैंने 200 नाहक मांगे, अगर इतने रुपए उनके पास ना हो, ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो पाता नहीं होगा। मानिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखना चाहिए, आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो और ना कभी इनसे पूछूंगा। इतने में विशंबर आ गया। मानिक ने लिखा था, आजकल हाथ बहुत तंग है, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमानाथ ने पर्चा फाड़कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का, अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पर्चा देखते ही रुपए दौड़े आते। खैर देखा जाएगा, चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, तब इसकी कसर निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उसका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार ना करूंगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में ही हो जाएगा। जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ, मन मुटाव होते देर न लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो और मैं दुश्मनी नहीं चाहता हूँ, क्षमा करो। रमानाथ ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी थी जब आंखें खुली होती और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते और कुछ सुनाई नहीं देता। संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपालिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोंचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी प्रातःकाल आया था, पर कोई बड़ा शिकार ना फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था? रमानाथ ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वह खूब जानता था कि रतन की यह धीरता केवल इसलिए है
कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वे शांत हो जाएगी। रमानाथ ने उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर कर दी। आज की आमदनी के 800 रुपये उसके पास थे। इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमानाथ से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनते गिनते बेचारी की कमर दुख रही थी। रमानाथ को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद किया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी, खजांची बाबू तो चले गए। खजांची चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितना दूर गए होंगे? यही कोई सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। तो यह आमदनी कैसे जमा होगी? हुक्म हो तो बुला लाऊं? अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? हो तुम भी बड़े बचिया के ताऊ, आज ज्यादा छान गए थे का? खैर रुपए इसी दराज में रखे होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपए नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती, कहीं रुपए उठ गए तो बेगुनाह मारा जाऊंगा। सुबीते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रमानाथ, तो फिर ये रुपए कहाँ रखो? हुजूर अपने साथ लेते जाइए। रमानाथ यही चाहता था। वह इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता कि अगर रतन भपकी में आ गई तो क्या पूछना, कह दूंगा 2-4 दिन की कसर है। रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन नहीं मिला? नहीं, अभी तैयार नहीं था, मैंने समझा रुपए लेता चलूं जिससे उसने तस्कीन हो जाए। क्या कहा सर्राफ ने? कहता क्या, आजकल करता है, अभी रतन देवी नहीं आई? जालपा, आती ही होगी, उसे चैन कहाँ। जब चिराग जले तक रतन ना आई तो रमानाथ ने समझा अब ना आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही बोली, कंगन तो आ गए होंगे? जालपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सर्राफ के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हिले हवाले करता है। कैसा सर्राफ है? रतन ने कहा, इतने दिन से हिले हवाले करता है। जो मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों? ना रुपए मिलते हैं न कंगन। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपए रखे हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात तो नहीं, आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। इसके माने यह है कि वह चीज ना बनाएगा? जो चाहे समझ लो। अच्छा तो फिर मेरे रुपए दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा तमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमानाथ ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले हैं, इसलिए वह बार बार कंगन का तगाजा कर रही है। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया और कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता है तो रुपए रहने दो। जालपा, मुझे आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे। सब चीजें तैयार हो जाएंगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहे न रहे, रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं, ना जाने किस तरह उड़ जाते। अपने ही पास रख ले तो क्या बुरा है। अरे यहाँ भी तो वही हाल है, जालपा ने कहा। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है, कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे दिन ही मेरे सारे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर ना जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर दिखाया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो हम कहीं के ना रहेंगे। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत ना हो जाना। बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड ना छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं हाथों कठोरतम आघात होता है जो सच्चे हितैषी होते हैं। रमानाथ कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें फैलाकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए? तुमने उससे, किसने कहा था उसे रुपए दे देना? उसी के लिए तो तुमने लाकर रखे थे, तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्लाकर उसके रुपए फेंक दिए। उसने रुपए मांगे तो ना थे? मांगे क्यों नहीं? जब मैंने दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपया मैं ना रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा काम मत किया करो। अरे तो क्या हुआ, उसके पास जाकर रुपए मांग लो, मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी को जंजाल क्यों बोल लोगे?
रमानाथ इतना निश्चेत हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआसा होकर नीचे चला गया, स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमानाथ ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक न दिया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय यहाँ आई, अगर वह खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझ पर क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन ना घूमने जाता तो कौन मरा जाता। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वह कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबती क्यों आती। लेकिन फिर भी बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाएं। क्यों ना चलकर कहूँ, रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए न लाया था, सर्राफ से इसलिए मांग लाया था कि जिससे वह चीज बनाकर दे दे। संभव है खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इसी वक्त वहां जाना चाहिए। यह निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमानाथ ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर। इस वक्त वहाँ बच्चों का झमघट था। एक आम के वृक्ष के नीचे झूला पड़ा था। बत्तियां जल रही थी, बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झूला झुला रही थी। वकील साहब इस मौसम में ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमानाथ की इच्छा है कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को देखकर वह संकोच में आ गया। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमानाथ बाबू, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की और क्या खबरें हैं। कोई तो नई बात नहीं है। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य कब पास होगी? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। कहते कहते वकील साहब बोलने लगे और रमानाथ सुनने लगा, किंतु उसका ध्यान झूले की ओर ही था। किसी तरह रतन से 2 बातें करने का अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए? वकील, रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। ना जाने कहां से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमानाथ भी यही चाहता था। झट से झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले में इन सबके पेट में नहीं भरता। आइए जरा आप भी बिगाड़ कीजिए, मैं थक गई। कहकर वह चबूतरे पर बैठ गई और रमानाथ छूके देने लगा। बच्चों को नया आदमी देखा और सब के सब अपनी बारी के लिए उतावले हो गए। रतन के हाथों 2 बारियां हो चुकी थी, अब उसके हाथों में फंसना चाहते थे। आखिर आधे घंटे की बिगाड़ के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े। रतन झूले में मग्न थी, मानो उसे रुपए की सुध ही नहीं। सहसा रतन ने झूले के पास आकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पैंग मारिए। रमानाथ बचपन से ही झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया था तो उसे चक्कर आने लगा था, पर इस अनुरोध ने इसे झूले पर आने पर मजबूर कर दिया। अब वह कैसे मना करे। रमानाथ झूले पर खड़ा होकर पैंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से गिरता, उसे जान पड़ता मानो कोई तरल वस्तु वक्ष में चुभती जा रही है। और रतन दूसरी लड़कियों के साथ गाना गा रही थी। रतन, जरा और बढ़ाइए ना साहब, आपसे झूला बढ़ता ही नहीं। रमानाथ ने लज्जित होकर जोर लगाया, पर झूला ना बढ़ा। रमानाथ के सिर में चक्कर आने लगे। अरे आपको तो पैंगी मारना नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले? हाँ, इतने वर्षों से नहीं बैठा। अरे तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठाइए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से ना छूले तो कहिएगा। अब तो रमानाथ के प्राण सूख गए। बोला, आज बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। किंतु रमानाथ मना न कर पाया। झूले पे झूला तो कुछ होश ना रहा। उसके बाद वह चल पड़ा, किंतु साइकिल पे जाते जाते आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी और उतरकर सोचने लगा, अगर संकोच में पड़ गया तो फिर क्या होगा, बोलना पड़ेगा। अचानक उसे याद आया कि थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुलझुलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने गिना भी नहीं तो जरूर कहती, ऐसा ना हो थैली किसी को दे दे और रुपए मिले तो गजब ही हो जाएगा, कहीं का ना रहूंगा। क्यों ना इसी वक्त चलकर बेसी रुपए मांग लूं।
लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर यह 200 रुपये भी मिल गए तब भी तो 500 रुपये की कमी रहेगी, उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए, सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा? यह सोचकर वह कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमानाथ ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए, उसके हाथ पांव जोड़ूं, कुछ दया आ जाए। वह सर्राफ के पास जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा तो चरणदास आता दिखाई दिया। रमानाथ को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया, और रुपए कब मिलेंगे हमारे? बहुत जल्दी मिलेंगे भाई, देर नहीं। देखो, गंगू ने रुपए चुकाए, अब तुम्हारी बारी है। चरणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए ना ले लिए होते तो हमारी तरह चक्कर लगाया करता। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 48 होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए। सब नहीं तो आती है तो कुछ तो दे दीजिए। लेते देते रहेंगे, मालिक को ढांढस रहता है। कान में तेल डालकर बैठ जाएंगे तो लगता है कि नीयत खराब हुई। अब रमानाथ, भाई कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूंगा, यूं जब कहो तब चला जाऊं। क्यों इस वक्त आप अपने सेठ जी से 400-500 रुपये का बंदोबस्त ना करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हैं बाबूजी, सेठ जी एक कौड़ी देने वाले नहीं है। उन्होंने यही बात सुलूक की है कि नालिश नहीं की। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? अरे, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी नहीं। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं चाहता हूँ, इतने अधीर क्यों हो जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर ना हो तो क्या हो? कल कम से कम 200 की फिक्र करके रखिएगा। कह दिया ना, अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जरूर जाएगा। रमानाथ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा ना भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमानाथ की आंखों में आंसू तो ना निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की थी। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वह मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम ना हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए तो जरूर अदा हो जाते। मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती? सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा, मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जान ले पाए। वहाँ रही बुद्धि। दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयाँ क्यों बनवाई? उसने रास्ते ही में उन सारे खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तब उसे याद आता है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी, परसों मैंने ये कुछ खाया था। ऐसा। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपए मेरे भी थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने तो कहा भी नहीं। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, अब वह आप ही भेज देगी। माना सरकारी रकम है, कल दाखिल करनी है। कल मुझसे 200 रुपये ले लेना, मेरे पास हैं। जालपा ने कहा। रमानाथ को विश्वास ना आया। बोला, कहीं ना हो तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? तुमसे मतलब? मैं तो 200 रुपये देने को कहती हूँ। रमानाथ का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंदी। 200 रुपये यह दे दे, 200 रुपये रतन से ले ले, 100 रुपये मेरे पास हैं, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर ये 300 रुपये कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नजर ना आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा थी की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया। वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? सोच किस बात की? क्या मैं उदास हूँ? हाँ, किसी चिंता में पड़े हो, मुझे बताते नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, तुमसे क्यों छिपाता? वाह रे, तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहोगे? ऋषियों की आज्ञा है। रात को जालपा ने एक भयंकर सपने देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमानाथ ने चौंक कर पूछा, क्या है जालपा, क्या सपने देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी। कहा,
क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती की थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था। रमानाथ का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय अपने को सशंकित होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं कि इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? जालपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है? मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर बाद रमानाथ ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा कहे देता हूँ, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रमानाथ को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे, सुनकर रोए खड़े हो गए ना? स्वप्न देखते थे क्या? रमानाथ ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, ना जाने क्या देख रहा था, कुछ याद ही नहीं। अरे तुम अम्मा जी को धमका रहे थे, सच बताओ ना, क्या देखते थे? कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूँगा। अच्छा तो करवट लेकर सोना, चित सोने से आदमी बड़बड़ाने लगता है। रमानाथ करवट लेकर लेट गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चित्त और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उनकी रक्षा कर रही है। जागते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठकर बैठी, सुराही से पानी उड़ेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आए, इसका मुझे आश्चर्य है। अरे ये रुपये मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? अरे तुम्हें पाकर मुझे रुपए की क्या परवाह, अपने भाग्यों को कोसती होंगी। भाग्यों क्यों कोसूं? भाग्य को वह औरत रोए जिनके पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता हो, बात बात पर बिगड़े पुरुष मन का हो, स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। तो मैं तुम्हारे मन का हूँ। मेरी जो आशा थी तुम मुझसे कहीं बढ़कर निकली। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं है। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी और धनी भी पर वैश्यागामी, तीसरा घुरघुस्सू है और बिल्कुल निखट्टू। रमानाथ का हृदय गदगद उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब उसे मुझसे इतना प्रेम है, तो मैं अगर उससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। प्रातःकाल रमानाथ के ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे ना करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि नहीं था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपए ले लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपए भेज दें। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर न आया था वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता, कभी बहाना न कर दे या घर पर ना मिले, 2-4 दिन बाद देने का वायदा करे। सारा दामोदर रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमानाथ के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लेट लौटा तो रतन ने 200 रुपये वापस कर दिए, मगर खत का कोई जवाब न दिया। रमानाथ ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा, सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया? मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती, कितनी मक्कार औरत है। रतन को ऐसा मालूम होता कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमानाथ को नहाने खाने की सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधे की खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो का 4 हाथ गोड़ लाऊं? कामों से तो गवा रहे बाबू मेम साहब के 3 रुपया लेबे का भजन रही। कौन मेम साहब? अरे जोन मटर चढ़वा आवत है तो लाए रुपये, लाए का ही नहीं? पृथ्वी की चोर तो रहता है, दौड़त दौड़त गोड़ पिराए ला गए हो। अच्छा चटपट जाओ तरकारी लाओ। कहार उधर गया। रामानाथ रुपए लेने अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे न लोगे? रामानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। अरे मैंने तो कह तो दिया रुपया दे दूंगी, तुम इतनी जल्दी मांगने की क्यों सूझी? समझी होगी मेरे पर इतना विश्वास नहीं। रमानाथ ने हताश होकर कहा, नहीं मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज्यादा हैं, उसने आप ही भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान है, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के, चमाचम देखो तो आंखें ठंडी हो जाएंगी। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, बाबूजी सेठ जी ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ? कैसे रुपए? मेरे पास यहाँ किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गया, अभी तक पैसा नहीं दिया।
सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमानाथ को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कह कर देते कितना बाकी है। रमानाथ कुछ जवाब न देने पे आया कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। 700? क्यों? ये जी 700 कहता है। रमानाथ ने टालने के इरादे से कहा, नहीं मुझे ठीक नहीं मालूम। मालूम क्यों नहीं है? प्यादा बोला, पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से होगा। रमानाथ ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूँ। ना जी, हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमानाथ सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत के समान था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशरम और बेगैरत हो, रमानाथ पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। पर वह उन पर यह बात न प्रकट होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा सकता है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम यहीं खड़े हो, हट जाओ नहीं तो धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे। आप हमारे रुपए दिलवाइए, हम चले जाएंगे। हमें आपके द्वार पर मिठाई मिलती है क्या? तुम ना जाओगे, जाओ लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो, जब गृह में रुपए ना थे तो चीज लाए ही क्यों, और जब लाए हो तो जैसे बन पड़े वैसे रुपए अदा करो। कह दिया ना नालिश कर दो, नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह। तुमको यह सूझी क्या कि एक बार की इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद लो। कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी। यह औरत कैसी है जो पति की बेहुदगी करते देखती और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमानाथ को पिता की यह डांट बहुत ही बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक कितना बिगड़ रहे हैं, आपसे रुपए मांगने आऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उससे कहा, यह तो आपकी ही करनी का फल है, आप ही के पाप का तो प्रायश्चित कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमानाथ ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिर रहा था, और आज वह हो गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमानाथ अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, ये शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वह इस समस्या की और व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई दे रहा था। कैसे क्या होगा, अनगिनत बगुलों की भांति ये शब्द उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसका चित्त खिनुआ, आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था अब थोड़े रुपए बाकी हैं। अरे यह दुष्ट झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। दिए होते तो कोई रुपये का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने ही लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद ना की थी, और मान लो मैं 2-4 बार कह भी देती तो समझ बुझकर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन पत्नी से किस बात का पर्दा? तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे ऐसा क्या शौक चल रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराती। अधिक से अधिक यही होता ना कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो ना सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाए। मैं क्या जानती थी कि तुमने मुझसे यह सल करो कि कोई वैश्या तो नहीं थी कि तुम्हें नोच खसूट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों की ही साथिन हूँ। भले से तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमानाथ के मुंह से एक शब्द ना निकला। दफ्तर का समय आ गया, भोजन करने का अवकाश न था। रमानाथ ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। रामेश्वरी, क्या बिना भोजन किए ही चले जाओगे? रमानाथ ने इसका कोई जवाब ना दिया। घर से निकलना ही चाहता था कि जाल पर झपट कर नीचे आई और पुकार करके बोली, मेरे पास जो 200 रुपए हैं उन्हें क्यों नहीं सराफ को दे देते? रमानाथ ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए ना मांगे थे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद
अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं भय होता था, कहीं वह फिर न उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां ज्यादा हल्की थी, मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी। ठिठक कर गया, बोला अच्छी बात है, लाओ दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमानाथ रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपए की फिक्र करनी थी, कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है तो 2-4 फुल्कों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमानाथ ने तांगा लिया और उसने जॉर्ज टाउन चलने को कहा, शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते भर सोचता रहा कि आज बिल्कुल संकोच न करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया और वह बरामदे में बैठी थी। रमानाथ ने उसे देखकर हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में ना जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में टूट गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमानाथ ने चौकर का चुंगी के दफ्तर। तांगे वाले ने घोड़ा फेर दिया। 11 बजते बजते रमानाथ दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जो खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं? चपरासी मिला था? न, मैं घर पर ना था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था, एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है? जी हाँ, घर पर कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था, मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही ना रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा कि कहाँ रखूं। मेरे कमरे में कोई संदूक नहीं है। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं। 500 नगद थे, पर वह तो मैंने थैली में रखे थे। 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में 2-1 चीजें लेनी थी। उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें फाड़कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में किसी ने निकाल लिए। और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? अरे क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की दशा हो रही है। अब वह बयान नहीं कर सकता। तब से इसी की फिक्र में दौड़ रहा हूं, कहीं कुछ बंदोबस्त ना हो सका। रमेश, अपने पिता से कहा तुमने? रमानाथ, उनका स्वभाव आप जानते ना, रुपए तो ना दे उल्टी डांट सुनाते। तो अब क्या फिक्र करोगे? आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो करो। इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा ना गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में? तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतलाना, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे? रमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, कहीं कलई तो न खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को जरूरत आ पड़ी थी, घर में रुपए ना थे। आपको खत में मैंने सुनाया था, बहुत हंसे, दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता तो मैं खत लिखकर मंगवा लूं? नहीं, बाबूजी से ऐसा मत कहिए, ईश्वर ने ऐसा ना कीजिएगा। ऐसी कोई इच्छा है तो मेरी को गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? हाँ, कुछ तो आशा है। तो इस थैली में रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर कल 10 बजे रुपए ना लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूँ, वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार को मुरोवत नहीं करता। अगर तुम्हारा जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं भी उसके साथ यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे भी सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी को कर्ज में नहीं रखता, ना किसी को कर्ज देता हूँ, ना किसी से लेता हूँ। कल रुपए ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजों से ना बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा किया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां, हथकड़ियां, यह शब्द तीर की भांति रमानाथ की छाती से लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं। वह धीरे धीरे सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति में क्या करेगा? वह सिर झुकाए सजा पाए हुए अपराधी की भांति कुर्सी पर बैठ गया, किंतु यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय पर गूंज उठा।
आकाश पर काली घटाएं छाई हुई थी। सूर्य का कहीं पता नहीं था। क्या वह भी उस घटा रूपी कारागार में बंद है? उसके हाथों में हथकड़ियां हैं।